एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम निकल रहे हैं सोमनाथपुरा टेम्पल के लिए। और वैसे तो वो टेम्पल अपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिए बहुत फेमस है। तो आगे बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने की, तो आप लोग बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। अभी 12:05 हो गए हैं और अभी भी ऐसा भयंकर गर्मी नहीं है, मतलब अच्छा सा मौसम हो रखा है। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो जीजू, आई विल हैव प्लेन डोसा। तो अभी पूरी नहीं, प्लेन डोसा। तो जीजू गए हैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए, उसके बाद यहीं पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि सुबह बस हम रेडी हुए और हम निकलने की तैयारी किए। तो जीजू बोल रहे हैं कि क्या खाएंगे, तो फिर वो खा लेंगे, उसके बाद खाते खाते ही निकलते हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड। अभी तो बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी हम लोग आधे घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए थे। और अब जहाँ पे जिस टेम्पल में हमको जाना है वहाँ पे टाइमिंग ही 5 बजे तक है। तो लेट्स होप कि हम लोग टाइम पे पहुँच जाए, आगे ट्रैफिक ना मिले। तो अपडेट करती रहूँगी। तो बहुत है, इट्स ब्यूटीफुल, सब जगह ग्रीन ग्रीन। सो दिखने में मॉनसून के बाद तो ये और ब्यूटीफुल लगेगा। अभी भी बहुत ब्यूटीफुल है। वेकेशंस में प्लान था कि तुंगनाथ वगैरह जाएं इस बार, मगर उस समय मुझे लग रहा था, जब बेंगलुरु आ रहे थे तो लग रहा था कि वहाँ गर्मी में कैसा होगा, कि यही पहाड़ में ही रहना चाहिए। बट नाउ आफ्टर आई हैव विजिटेड हियर, आई एम श्योरली नॉट रिग्रेटिंग माई डिसीजन, क्योंकि यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ पे AQI लेवल्स वगैरह पोल्यूशन फ्री, सो इट्स वर्थ विजिटिंग। तो अब तो लग रहा है कि बार बार यहाँ पे आते रहे, और आगे तो और भी जब उसका मंदिर वगैरह विजिट करेंगे तो सच में बहुत मज़ा आने वाला है। मैसूरू हाईवे में। तो ये है हाईवे मैसूर जाने के लिए। जो हाईवे है 119 किलोमीटर का हाईवे है। बस ये है कि बहुत जल्दी आप लोग पहुंच जाओगे। बेंगलुरु से निकल रहे हो तो मैसूर बहुत आराम से पहुंच जाओगे विदाउट ट्रैफिक। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलो मस्त। और बस ये है कि अगर पहले से खा पी कर निकलो, क्योंकि यहाँ इसमें तो आपको कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं मिलेगा, मगर जल्दी पहुँच जाओगे तो वहाँ जाके भी खा लेना। सो हम लोग तो खा पी कर निकले आराम से ब्रेकफास्ट करके, और अब हम पहुंचने वाले हैं। सो ये एक्सप्रेसवे अमेजिंग है।
हिल्स भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ही शोले मूवी की पूरी शूटिंग हुई थी। अब देखो उस समय लगता था शोले अभी आई है, मैं 1975 की बात है जब यहाँ पे शूटिंग हुई थी। पूरे 2 साल लगे थे मूवी बनने में। तो ये है वो प्लेस। इसको जनरली इसको रामनगरा हिल्स ही बोलते हैं, मगर अब तो लोग इसका नाम ही शोले हिल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ है वो जगह, ये है। और मलयालम मूवी जनगण मन उसकी भी शूटिंग यहीं पे हुई थी। तो ये है, आप लोग देखो, ये है एरिया वो पूरा। यहीं पे हुई थी शूटिंग। गब्बर, ये हाथ मुझे दे दो। तो ये है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। आई एम अ वेरी बैड सिंगर, सो इग्नोर इट। बस ये शोले। तो ये है, पांड्या गांव तक पहुंच गए हम लोग। अभी हाफ एन आवर और लगेगा। तो यहाँ पे आके हमने सोचा थोड़ा फोटो वीडियोस वगैरह कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग। और देखो ऐसा है, तो फिर रुकना तो बनता ही था। वैसे भी गाड़ी में बैठे बैठे बहुत थक लग गई थी, तो बस निकले हैं, थोड़ा फ़ोटो करते हैं, फ़ोटो वीडियोस क्लिक करते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। हम पहुंच गए सोमनाथपुरा टेम्पल में। जैसे ही सोमनाथपुरा टेम्पल में हम पहुंचे तो पता चला यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग वर्जित है। तो ऑब्वियसली वी हैव टू एडियर टू द इंस्ट्रक्शंस। बट एक अच्छी बात थी कि फ़ोटोज़ अलाउड है, तो आगे मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ डाल रही हूँ। साथ में इस मंदिर के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमको पता होनी चाहिए, तो वो आपको बताती हूँ। जो सोमनाथपुर टेम्पल है वो सोमनाथपुरा गांव मैसूर के लगभग 35 to 40 किलोमीटर दूर है। और ये भगवान विष्णु के चनकेशव रूप को समर्पित है। और इसका निर्माण वर्ष है 1268 ईस्वी। और होयसाला के साम्राज्य के जो सेनापति सोमनाथ दंडनायक थे वो इसके निर्माता हैं। अब होयसाल जो साम्राज्य था, होयसाला एम्पायर, ये 10वीं से 14वीं ईस्वी जो शताब्दी तक दक्षिण भारत पर शासन किया। यह साम्राज्य किसके लिए फेमस था? अपनी कला के लिए, अपनी स्थापत्य और मंदिर निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इनके मंदिरों की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी इंट्रिकेट कार्विंग। अब जब हम बात कर रहे हैं मंदिर के बारे में, तो मंदिर किस पत्थर से बना है? मंदिर बना है सोप स्टोन से। अब इस जो सोप स्टोन है, इस पत्थर की क्या विशेषता है? जब इसे खदान से निकाला जाता है तो ये बहुत नरम होता है, इसलिए कलाकार इस पर बहुत बारीक नक्काशी कर सकते थे। हवा और धूप के संपर्क में आने के बाद यह धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। इसलिए अभी सोचिए 750 ईयर्स के बाद भी इसकी नक्काशी इतनी सुंदर दिखाई देती है। अब जो इसका वास्तुकला है, जब हम उसकी आर्किटेक्चर की बात करें तो इसका जो स्टार शेप्ड आकार का मंच है उसके ऊपर पूरा मंदिर है। और इस मंदिर को जगती नामक ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया है। मंदिर के चारों ओर घूमकर दर्शन करने के लिए प्रदक्षिणा पथ भी है। अब मंदिर में 3 गर्भगृह हैं।
इसीलिए इसे त्रिकुटा टेम्पल भी कहा जाता है। तीनों गर्भगृह भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों के लिए समर्पित है। चन्नकेशव, जनार्दन, वेणुगोपाल। आज जो है मुख्य चन्नकेशव को की जो मूल प्रतिमा थी वो वहाँ नहीं है। वो जब इन्वेडर्स आए थे वो लोग ने गायब कर दी और या तो क्षति पहुँचाई, पता नहीं, लेकिन अन्य मूर्तियाँ अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप लोग देखो ये फ़ोटोज़ में कि जब इनकी दीवारों पर देखो, इन पे जो कार्विंग्स की गई हैं वो उसमें रामायण के दृश्य, महाभारत के दृश्य, भागवत पुराण की कथाएं, भगवान विष्णु के अवतार, हाथी, घोड़े, सिंह, हंस, नर्तिकियाँ और संगीतकार, ये सब के फ़ोटोज़ दिखेंगे और ये इतना जीवंत नज़र आता है कि लगता है कि वो एक्चुअली ज्वेलरी है। एक्चुअली आपको सब कुछ दिखेगा कि पूरे कौन सी ज्वेलरी है, अंगूठी पहनी है। इट इज़ एक्चुअल, मतलब इट गिव्स अ रियलिस्टिक फील व्हेन यू गो देयर। और जो ये होयशाला जब साम्राज्य था, एम्पायर था, तो उसके सबसे मुख्य जो बोलते हैं ना मूर्तिकार, वो थे मलितम्मा। और आप देखेंगे बहुत सारी मूर्तियों के नीचे उनका सिग्नेचर किया हुआ है। तो सबसे मेन तो ये थे, 2-4 और भी थे ऑब्वियसली बनाने में, मगर जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मूर्तियाँ हैं वो मलितम्मा जी ने बनाई हैं। और साथ में दूसरे जो हैं उन्होंने भी अपने नाम वहाँ पे सिग्नेचर कार्व किए हुए हैं। सो मलितम्मा होयशाला काल के सबसे बड़े मूर्तिकार में से एक थे। माना जाता है उन्होंने इस मंदिर की कई अद्भुत नक्काशियों पर काम किया। उनकी शैली इतनी सुंदर थी कि उन्हें पत्थर का जादूगर भी कहा जाता है। अब अलग अलग मूर्तिकार कलाकारों ने काम किया। कुछ प्रसिद्ध नाम हैं मसनितम्मा, चामैया, बैमोजा, ये सब ने काम किया है। अब अगर आप इसकी सिमेट्री देखोगे, इसकी सिमेट्रिक बहुत, मतलब एकदम गजब है, अत्यंत ही सिमेट्रिकल है। और अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो इसमें पूजा तो नहीं होती है। जब हम बोल रहे हैं कि इतना सुंदर है तो इसमें क्यों इसको, मतलब मंदिर की पूजा क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि जब आक्रमण हुआ था, मैं भी बताऊंगी आपको, आक्रमण हुआ था तो बहुत सारे मूर्तियों को इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया। जब आप ध्यान से देखोगे तो किसी की उंगलियां नहीं हैं, किसी के नाक को काट दिया, कान को काट दिया। आप देखोगे कि एक तो नाक को काटा हुआ है, तो क्योंकि बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा इज्जत नाक की होती है ना, तो उन्होंने नाक ही काट रखे हैं। और अगर हम दूसरे उससे देखें परिप्रेक्ष्य से, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि नाक बाहर निकली है तो उसको क्षति पहुंचाना इजी है। तो ये था बात। तो बहुत सारे क्षति जब आप उसको देखेंगे ना, तो आपको सच में मन से लगेगा कि क्यों ऐसा किया इन लोगों ने। मगर इसको 2023 में इस मंदिर को सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ द होयशालास के अंतर्गत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। अब मैं आपको बताती हूँ किसने किया था ये आक्रमण। तो पहला सबसे बड़ा आक्रमण हुआ था मलिक काफूर ने किया था। और ये मलिक काफूर कौन थे? ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ठीक है, उसने दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिरों को आक्रमण किया था। तो सोमनाथपुरा क्षेत्र में उन्होंने ये मंदिर पे आक्रमण किया था। दूसरा बड़ा आक्रमण फिर से हुआ, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था 1326 ईस्वी में। इस आक्रमण में मंदिर को और अधिक क्षति पहुंचा दी और जो उसका मेन प्रतिमा थी उसको भी नष्ट कर दिया गया। इसमें बहुत सारी मूर्ति टूट गई, मंदिर का कुछ भाग को खंडहर में बदल दिया गया। फिर जब 15th और 16th शताब्दी हुई, तब मंदिर के शिलालेख बताते हैं कि इस मंदिर को हुए नुकसान की जानकारी दर्ज की गई और बाद में इसकी मरम्मत में कार्य किया गया। विजयनगर एम्पायर के राजाओं ने मंदिर को मरम्मत संरक्षण के लिए आर्थिक सहायता दी। मंदिर के कुछ हिस्सों में अलग रंग के पत्थर दिखाई देते हैं, जो बाद की जो मरम्मत था उसका प्रमाण है। तो बाद में वजियार डायनेस्टी ने भी मंदिर की देखभाल और संरक्षण करवाया। ठीक है, और 20वीं शताब्दी में मैसूर सरकार और बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मंदिर के मरम्मत और संरक्षण का कार्य किया। तो ये है इसके बारे में। मगर सोमनाथपुरा का जो ये टेम्पल है, ये भारत की उस सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है जिसने आक्रमण, विनाश और समय की चुनौतियों के बावजूद स्वयं को फिर से खड़ा किया। मंदिर की कुछ मूर्तियां टूट गई, लेकिन उसकी कला, स्थापत्य और इतिहास आज भी जीवित है। तो अगर आपको चांस मिले तो डेफिनेटली आप जाइए और आप स्तब्ध रह जाएंगी इसकी ब्यूटी देखकर। सो आप बने रहिए, आगे नई नई चीज़ें आपको दिखाती रहूँगी। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।